चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 1। बड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने सीए जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2016 या शायद 15 में मैंने स्टार्ट किया था सीए फाइनल के एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। जब हमने आईक्यू ओपन किया, अच्छा आईक्यू जब हमने ओपन किया तो मैंने FR2 तक की हम पढ़ी थी कि मैं FR2 पढ़ाऊंगा, FR1 नहीं पढ़ाऊंगा। फिर FR1 भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब लग रहा है कि अगले बैच में क्यूटी वगैरह भी शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल, कितने लोग वैसे मेडिकल के? 1 2 3 4। और बाकी सारे इंजीनियरिंग के? कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? जबरदस्त। यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं। देखो, आप लोगों ने अपना जो भी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की होगी, अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया होगा। हो सकता है कॉमर्स में किया, हो सकता है इंजीनियरिंग में किया हो, साइंस में किया हो या मेडिकल में किया हो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अपनी हो सकता है कि उसी फील्ड को कंटिन्यू रखा हो, यानी कि अगर हमने मेडिकल किया तो आगे भी अपने मेडिकल, इंजीनियरिंग किया तो आगे भी अपने इंजीनियरिंग, पहले कॉमर्स किया तो आगे भी जाके कॉमर्स सेलेक्ट किया हो। लेकिन सेकंड ईयर के बाद या स्पेसिफिकली ए लेवल्स के बाद अब आपका एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि आपने इन दी एंड डिसाइड करना था कि आखिर आपने जाना किस तरफ है। क्योंकि 9 मैट्रिक में तो अपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, आगे जाके चेंज कर सकते हो। 9 मैट्रिक में तो अपने मेडिकल सेलेक्ट कर लिया, आगे जाके चेंज कर सकते हो। लेकिन अब सेकंड ईयर के बाद फाइनली आपने डिसाइड करना है कि भाई आइदर आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ। आपने सेकंड ईयर्स के बाद या ए लेवल्स के बाद फाइनली डिसाइड किया होगा। मतलब आपके कुछ दोस्त कुलीग्स वगैरह उस टाइम पे होंगे जो कि या तो इंजीनियरिंग साइड पे चले होंगे या और मेडिकल साइड पे चले होंगे, और आप लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि भाई आप कॉमर्स या बिजनेस के स्टूडेंट्स बनना चाहते हो तो आप कॉमर्स की किसी ना किसी फील्ड, या मोर स्पेसिफिकली मैं आज की ऑडियंस की बात करूं तो आप लोग सारे सीए में आए हो। देखो, कॉमर्स में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि 9 या ओ लेवल से स्टार्ट कर लिया हो, या बहुत सारे लोग जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो इस कॉमर्स की फील्ड या इस अकाउंटिंग को अब स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से करते आए हो। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से करते आए हो। बस हमें पता नहीं था कि हमें अकाउंटिंग पता थी। ये बात तुम्हें सीए में आने के बाद या कॉमर्स रिलेटेड किसी भी क्वालिफिकेशन में आने के बाद पता लगती है कि यार जो काम मैं बचपन से कर रहा था उसी का नाम तो अकाउंटिंग था, उसी का नाम तो कॉमर्स था। क्यों सर? क्योंकि जो तुम्हारी अकाउंटिंग की फील्ड है ना, ये जो तुम्हारी अकाउंटिंग की फील्ड है ना, ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक चीज के आसपास घूमती है, दैट इज मनी। दैट इज मनी या दैट इज करेंसी या दैट इज फाइनेंस। ये पूरी अकाउंटिंग की फील्ड, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हें आज डे 1 से लेके सीए की जर्नी के एंड तक कवर करवाए जाएंगे, जितने तुम्हारे प्रोफेशनल स्टडीज में तुम्हें हेल्प कर रहे होंगे, ये पूरी अकाउंटिंग की फील्ड सिर्फ एक चीज के आसपास घूमती है, दैट इज मनी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम आज अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, लेकिन तुम लोग अप्लाई बचपन से कर रहे हो। इवन जब आप लोगों ने होश नहीं भी संभाला था ना, तब से आप अकाउंटिंग कर रहे हो। हम अगर लेट से कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हो जिनको कोई समझ नहीं होती, लेकिन स्टिल वो अपने घर वालों को देखकर, अपने माँ बाप को देख देख कर ये चीज समझ जाता है कि यार दुकान वाले को जब तक पैसा नहीं देगा ना तो दुकान वाला कभी भी हमें टॉफी या बिस्किट नहीं दे रहा हो। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसको नहीं पता कि फॉरेन कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुदाखलत चल रही है, साजिश चल रही है, लेकिन उसको ये बात पता है कि यार दुकान वाले को जब हम पैसे देते हैं तो दुकान वाला हमें टॉफी दे रहा होता है। तो यही तो सिंपल अकाउंटिंग है, यही तो सिंपल बिजनेस है। अकाउंटिंग है सिंपल बिजनेस। या अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बिजनेस बेसिकली लेन देन का नाम है। कॉमर्स या बिजनेस बेसिकली लेन देन का नाम है। देखिए, आप किसके बाद क्लास है? FR2 ही है ना? तो बेसिकली कॉमर्स या बिजनेस सिंपल एक लेन देन का काम है। देखिए, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में तो शायद ट्रांजैक्शंस वन साइडेड हो रही होती कि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, बदले में आपसे कोई चीज नहीं ले रहा। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनकी तालीम पे खर्चा कर रहे हैं, उनकी परवरिश पे खर्चा कर रहे हैं, तो माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप ऐसा है कि थ्रू आउट दी जो भी परवरिश का पीरियड होता है उसमें माँ बाप बच्चों पे खर्च कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उनको तो नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी होगी, उनको तो नहीं पता कि हमारी औलाद कैसे निकल रही होगी। या फिर अगर लेट से एक लड़का लड़की भी रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप में भी शायद एक का पल्ला भारी होगा और एक नखरे दिखा रहा होगा। तो शायद इस तरह के रिलेशनशिप में तो ट्रांजेक्शन वन साइडेड हो सकती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी इसी तरह की एक साइडेड ट्रांजेक्शन दे रही होती है। लेकिन बिजनेस या कॉमर्स की ट्रांजेक्शन एक लेन देन ट्रांजेक्शन है।
इसमें हमेशा टू वे ट्रांजिशन होगी। कुछ चीज ली जा रही होगी, कोई चीज दी जा रही होगी, कोई चीज ली जा रही होगी, कोई चीज दी जा रही होगी, और इसी पे पूरा का पूरा बिजनेस, इसी के ऊपर पूरा पूरा तुम्हारा सेटअप क्रिएट होता है। और एक और मैं अगर अकाउंट्स के बारे से बात करूं ना, तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या मतलब? देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्या आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, आप एक मोटर व्हीकल सीखना चाहते हो, दो तरीके हैं। आप इंटरनेट से या लाइब्रेरी वगैरह से जाके एक बुक परचेज करो कि हाउ टू ड्राइव अ कार, कोई 100, 150, 200 पन्नों की वो बुक होगी, और आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा तरीका है कि अपने किसी दोस्त वगैरह को पकड़ो या ड्राइविंग स्कूल में जाओ और वहां पे एक सर्टेन फीस पे करके ड्राइविंग सीखना स्टार्ट कर दो। सर बुक पढ़कर, जब मैं बुक पढ़ने लगूंगा तो उसमें पूरा बताया जा रहा होगा कि भाई इस वक्त मोटर व्हीकल इजाद हुई, पहली मोटर व्हीकल इसने बनाई, पहला लाइसेंस ये फलाना दिमाग का। फिर एक टाइम आएगा कि ये क्लच होता है, ये रेस होती है, गियर होती है, इस तरीके से ये करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं, और तुम्हारा ठीक ठाक टाइम लगेगा और तुम वो चीजें याद कर लोगे। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने सीखते हैं अपने दोस्त की मदद से, तो आपका दोस्त शायद आपको 5-10 मिनट की एक ब्रीफिंग देगा कि भाई ये ब्रेक है, ये रेस है, ये क्लच है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है। 5 मिनट की ब्रीफिंग के बाद आपको डायरेक्टली ड्राइविंग सीट पे लाके बिठा देगा और बोलेगा चलाओ गाड़ी। 3 दिन के बाद शायद आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे, और उस गाड़ी चलाना ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे एज कम्पेयर टू कि अगर तुमने 30 दिन लगा के वो 150 पेजेस की किताब पढ़ी। अब तुम्हें वो किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम 3 दिन में वो ड्राइविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से खुद सीख चुके हो। अब वो किताब पढ़े बगैर ही तुम ड्राइविंग के सारे रूल्स बता सकते हो कि भाई इस तरह से पहला गियर मारना, इस तरह से दूसरा गियर मारना, इस तरीके से क्लच पकड़ना, इस तरीके से ब्रेक पकड़ना या ब्रेक का पेडल प्रेस करना। तो कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ चीजों में जिंदगी में ऐसी होती है जिनके बैक पे बहुत सारी थ्योरी नजर आ रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको उस थ्योरी के ऊपर टाइम बर्बाद करने की, आपको उस थ्योरी को देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस के एक रेलेवेंट रिक्वायरमेंट हो। आप उन चीजों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही परफॉर्म कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, एक गांव में एक किसान है, वो किसान बचपन से खेती बाड़ी करता आ रहा है और बचपन से अपने बेटे को अपने साथ खेतों में लेके जाता है और उसके सामने खेती बाड़ी करता रहता है। और मैं एक एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट बनना चाह रहा हूँ या पीएचडी करना चाह रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एग्रीकल्चर पे डिफरेंट किताबें पढ़ रहा हूँ, और मैंने 5-6 साल एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स वगैरह रीड की। मुझे बताओ इस 5-6 साल की जर्नी के बाद वो किसान का बच्चा ज्यादा अच्छा फार्मर बन सकता है या मुर्तुजा जगह ज्यादा अच्छा फार्मर बन सकता है? सर ऑब्वियस सी बात है, वो किसान का जो बच्चा होगा ना वो मुझसे ज्यादा बेहतर फार्मर है। हालांकि मैंने उस किताब उस फील्ड के ऊपर शायद हो सकता है क्योंकि 15, 20, 50 किताबें पढ़ ली, लेकिन चूंकि उस बंदे ने, उस बच्चे ने उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको ज्यादा हेल्पफुल या ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। प्लस उसे क्या करना है अपनी फील्ड में, या आप अगर अपने दोस्त से गाड़ी चलाना सीखते हो तो गाड़ी चलाते कैसे ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हो। और जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो फिर आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ता। जितने भी सब्जेक्ट्स है दुनिया में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, जब हम चीजों को समझने लगते हैं ना, तब हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद करना ही वहां पड़ता है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन या सिर्फ एक मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात बता इसलिए रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं बिल्कुल इतने बेसिक लेवल पे आके अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तो मैंने सोचा इस तरीके से कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे सबसे अच्छा कैसे समझ आता, क्या मैं एसेट लायबिलिटी इक्विटी की डेफिनेशंस की बात करूं, या बेहतर नहीं है कि अगर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैं आज ही आप लोगों को ड्राइविंग सीट पे बैठाऊं और आपका प्रैक्टिकल शुरू कर दूं, ताकि 3 या 4 दिन के बाद ही आप उस पोजीशन में आ जाओ कि आप लोग सीख जाओगे यार अकाउंटिंग की ड्राइविंग करनी कैसे है। तो मैं सब्जेक्ट को थ्योरी से स्टार्ट नहीं करने की, बहुत सारे टीचर्स से बहुत सारी मैंने लेक्चर्स वगैरह इस पे देखे, तो उन्होंने पहले 3-3, 4-4 लेक्चर तक सिर्फ थ्योरी पे बात की है, एसेट की डेफिनेशन पे बात की, लायबिलिटी की डेफिनेशन पे बात की, कैपिटल की बात की। लेकिन मुझे फील हुआ कि यार एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल से समझाया जाए तो उसके बाद अगर थ्योरी आप खुद भी पढ़ोगे तो मुझसे बेहतर ही समझ जाओगे। तो हम बेसिकली इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह से लेकर चलेंगे और प्रैक्टिकल मामला को देखेंगे। लेकिन स्टिल अगर आप अपने दोस्त से भी गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टिल वो भी आपको 5-10 मिनट की ब्रीफिंग तो देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको बोला कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है और आपको डायरेक्ट ही सीट पे लाके बैठाते। 5-10 मिनट की छोटी सी ब्रीफिंग तो वो भी आपको देगा कि भाई ये गियर रेस पैडल है, ये ब्रेक पैडल है, ये क्लच पैडल है, इस तरह से गियर, इस तरह से स्टीयरिंग, ये फला कुछ 5-10 मिनट की तो ब्रीफिंग वो भी आपको देगा। तो वो ब्रीफिंग मेरे लिए भी वो देना जरूरी ताकि मैं प्रैक्टिकल साइड पर आ सकूं। बात करते हैं अकाउंटिंग की सब्जेक्ट। इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में तुम अपनी पूरे सीए जर्नी में कोई थाउजेंड्स ऑफ रूल्स कवर करोगे,
कोई मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करोगे, डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट में कोई 10,000 तरह की चीजों को कवर करोगे। लेकिन इस पूरी अकाउंटिंग की इस फील्ड में ना इन द एंड कंक्लूजन सिर्फ दो, या इन द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो चीजों को हासिल करना होगा। नंबर 1, to record all business transactions in a systematic manner in terms of money and to analyze results thereof। इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में या तुम्हारी जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड है, इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में तुम थाउजेंड्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स पढ़ोगे, तुम मल्टीपल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कवर करोगे, लेकिन इन सारे अकाउंटिंग रूल्स, इन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्रक्स या ऑब्जेक्टिव ये दो चीजें हासिल करनी होगा। नंबर 1, टू रिकॉर्ड ऑल, हमारी तो एफर्ट 2 की क्लास है ना, to record all business transaction in a systematic manner, to record all business transaction in a systematic manner in terms of money and to analyze result thereof। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि पूरी अकाउंटिंग की फील्ड तुम्हारे अगले 4, 4.5, 5 साल, 6 साल जितनी भी जर्नी है, कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन उठाओ, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज के आसपास घूमती है, दैट इज मनी। जिस ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, उसके ऊपर कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही कि वहां तुम्हारी अकाउंटिंग खत्म। अकाउंटिंग इन्वॉल्व कहाँ होगी, अकाउंटिंग अप्लाई कहाँ होगी, कि जहां भी कोई ना कोई मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन तुम्हारे हाथ लग रही हो। तो हम करेंगे बहुत कुछ, लेकिन उन बहुत कुछ के करने के पीछे हमारे पास यही दो ऑब्जेक्टिव, यही दो टारगेट्स होंगे कि सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना और उससे प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट का एनालिसिस करना। अब देखें, कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी आप करते हो, या आपको कोई ऑर्डर दिया जाए कि इस काम को करने से पहले, सबसे पहले हमारे जहन में सवाल क्या आता है? अगर लेट्स से कि जब आप लोग इस सीए की फील्ड में आए होंगे तो किसी ना किसी ने आपको सीए के लिए काउंसिल किया होगा, आपने से सबसे पहला सवाल क्या पूछा होगा? आसान या मुश्किल? इनकम कितनी होगी? या और आसान अल्फाज में कहूं कि अगर मैं आपको कोई भी सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देता हूं, मैं इनको कहता हूं यार यहाँ से नीचे चले जाओ, या कोई एक एक्सप्रेसिव काम करने के लिए जाता, तो जनरल टेंडेंसी है कि हमारे जहन में हमारा पहला सवाल आता है क्या फायदा। हम फायदे या नुकसान की बात करें। आपको जिस बंदे ने अकाउंट्स के लिए काउंसिल किया, सीए के लिए काउंसिल किया, उस वक्त आपने या तो उससे पूछा होगा, नहीं भी पूछा होगा तो अपने जहन में एनालाइज किया होगा, पर एनालाइज भी नहीं किया होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई सीए बनने के ये फायदे है कि शादी अच्छी जगह हो जाती है, सैलरी इतनी लग जाती है, तो आप लोग सीए में आए। लेकिन अल्टीमेटली फायदा ही देख कर आए हो, अल्टीमेटली फायदा देख कर आए। तो इसी तरीके से हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मजीद आगे कूदने से पहले सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि क्या फायदा है इसको पढ़ने का, क्या फायदा है इसको पढ़ने का, मतलब क्यों मैं इस पर टाइम जाया कर रहा हूँ, या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फायदे सब्जेक्ट को पढ़ने। तो थोड़ी बहुत हम एक ऑब्जेक्टिव से बात करते हैं कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या पर्पस है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपको बिजनेस करना नहीं सिखाता, अकाउंट का सब्जेक्ट आपको बिजनेस करना नहीं सिखाता, ये उस बिजनेस को रिकॉर्ड करना सिखाता। अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगा, बल्कि उस बिजनेस को रिकॉर्ड किस तरह से करना है। अच्छा, रिकॉर्ड करना भी एक इंपॉर्टेंट मामला है, रिकॉर्ड करना भी एक इंपॉर्टेंट है, क्यों वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ आएगा, लेकिन बिजनेस कैसे करना है ये तुम्हें अकाउंटिंग से सिखाएगा। अकाउंटिंग तुम्हें सिखाएगा कि उस बिजनेस को रिकॉर्ड करना। लाइक फॉर एग्जांपल कि तुम इस आईक्यू की, अगर मैं बिजनेस की बात करूं और एक आईक्यू के अकाउंटेंट की बात करूं, तो इसका मतलब है कि आईक्यू का अकाउंटेंट आईक्यू का चौकीदार है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये देख रहा है कि इस आईक्यू में क्या कुछ हो रहा है, उन सबको रिकॉर्ड कर रहा है। आईक्यू में इतने बच्चे आए, इतने पैसे आए, उसने उसको रिकॉर्ड किया। आईक्यू में इतने खर्चे हुए, इसको रिकॉर्ड किया। आईक्यू ने इतने एक्सपेंडिचर्स किया, आईक्यू ने इतने एसी परचेस किया, आईक्यू ने ये खर्चा किया, आईक्यू ने फलाना खर्चा किया। उन सारे खर्चों को जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, बेसिकली आईक्यू की अकाउंटिंग कर। तो अकाउंटिंग बिजनेस करना नहीं सिखाएगा, अकाउंटिंग उस बिजनेस को एक सिस्टमैटिक मैनर, और ये बात हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखी। ये अल्टीमेट टारगेट किया था हमारा, टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। उन ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उन ट्रांजेक्शन को करना कैसा है, ये तो डिफरेंट एक स्ट्रेटजी है, तो एक बिजनेसमैन का माइंडसेट है, हम उस बिजनेस को रिकॉर्ड करें जिसको हम अकाउंटिंग का नाम दे रहे हैं।
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे फायदे हैं। मैं कुछ आसान आसान सी बातें रीड करता हूं। नंबर 1, परमानेंट रिकॉर्ड्स। नंबर 1, परमानेंट रिकॉर्ड्स। जब आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग या बुक कीपिंग करते हो, तो ये बेसिकली आपकी मेमोरी के रिप्लेसमेंट है। यानी अब आपको उस ट्रांजैक्शन को, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेमोराइज या याद रखने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बिजनेस एक मेमोरी के ऊपर चल भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, हम आईक्यू के सिस्टम से वाउचर, स्लिप, एक्सेल, अकाउंटेंट को फारिग कर दें और बस गेट पे ताहिर खड़ा हो जो आप लोगों से फीस कलेक्ट करे और ये याद रखे कि इस बच्चे ने इतना पैसा दिया, इस बच्चे से इतना पैसा लेना और इस बच्चे ने इतनी स्कॉलरशिप ली है। क्या आईक्यू सर्वाइव कर सकेगा? सर बहुत दूर तो नहीं, शायद एक महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। शायद एक बैच का डेटा भी ताहिर रिटेन नहीं कर पा सकेगा कि यार कितने लोगों ने कितने पैसे दिए थे, कितने लोगों से कितने पैसे लेने थे। ये सारी चीजें ह्यूमनली रिटेन करना, मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग का सबसे कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देता है, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेस में एक दिन में 10,000 तरह की ट्रांजेक्शन होती है। सुई से लेकर एयर कंडीशनर तक परचेज किया जा रहा है, ऑफिस बॉय से लेकर स्टूडेंट आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 10 तरह की 1000 ट्रांजेक्शन होती है। जब आप इन चीजों को प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर लेते हो, अब आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास हर चीज का एक परमानेंट रिकॉर्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग। अच्छा गौर करो ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इस अकाउंट्स की फील्ड्स में तुम हजारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स कवर करोगे, मल्टीपल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कवर करोगे, FR1 में, FR2 में, FFR में, फिर MSA1 में, फिर प्रैक्टिकली इनको अप्लाई भी करोगे। लेकिन इन द एंड तुम अचीव ये दो चीजें कर रहे हो। नंबर 1, टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टू एनालाइज रिजल्ट देयरऑफ। तो ऑब्जेक्टिव में भी मैंने कहीं ना कहीं वही दो बातें लिखी। जब तुम सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारे पास परमानेंट रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे, और उन परमानेंट रिकॉर्ड्स की बेसिस पे जो तुम्हारे आउटकम, जो तुम्हारे रिजल्ट है, उनको एनालाइज करोगे तो अल्टीमेटली कोई ना कोई बिजनेस डिसीजन ही लिया जा रहा है। अब डिसीजन मेकिंग में क्या बातें आती है? फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, एक सर्टेन पोटेंशियल, एक सर्टेन कैपिटल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। जब तक मेरे पास उसकी प्रॉपर बुक कीपिंग ही नहीं होगी, जब तक मेरे पास हर एक इंटरवल के बाद ये ना पता चले कि मैंने इस बिजनेस में इस इंटरवल में कितना कमाया, कितना गवाया, तो मैं आगे की स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड कर सकता? भाई फॉर एग्जांपल कि मैं 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं और पहले ही महीने के आखिर में मैंने 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। जब तक उस 2 लाख रुपए के नुकसान को मैं क्वांटिफाई नहीं करूंगा, मैं ये कैसे समझ पाऊंगा कि भाई अब मैं सिर्फ मजीद 4 महीने मजीद चल सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, अनलेस कि मैं अपना डिसीजन चेंज करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं या परचेज करता हूं, जब तक मैं उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मुझे समझ कैसे आएगा कि आया था मुझे इसको बेचना किस प्राइस पे। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे कहता है कि यार आईक्यू में हर आने वाला बंदा एक एडिशनल इनकम लेकर आ रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही होगी? भाई आईक्यू में जितना नया स्टूडेंट आता है 18,000 रुपए की फीस पे करता है, हर एडिशनल आने वाले 18,000 रुपए के बंदे के अगेंस्ट 18,000 रुपए की आईक्यू की इनकम जनरेट हो रही है। क्या ये फैक्ट सही होंगे? नहीं सर, ये फैक्ट सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा आईक्यू में एडिशनल आ रहा है तो इस पे सिर्फ एडिशनल इनकम का इम्पैक्ट नहीं है, वो आईक्यू की यूटिलिटीज या फैसिलिटीज को भी तो यूज करेगा। वो एक एक्स्ट्रा हैंडआउट लेगा, वो एक एसी की कूलिंग एब्जॉर्ब करेगा, वो सारिम का दिमाग खाएगा, व्हाट्सएप पे गालियां देगा। तो एक एक एडिशनल बंदा एक एक एडिशनल रिसोर्स तो लेकर आ रहा है, लेकिन साथ साथ एक इदारे को कंज्यूम भी तो कर रहा है। और जब तक ये चीजें प्रॉपर वे में रिकॉर्डेड ना हो, बिजनेस डिसीजन नहीं लिया जा रहा होगा। आइदर हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना है, आइदर हमें बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, आइदर हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, आइदर हमें अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज करना है, आइदर हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को चेंज करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन उसी वक्त पॉसिबल होंगे जब आपके पास ये चीजें प्रॉपर एक्यूरेट वे में, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो रही होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लीगल रिक्वायरमेंट्स। प्रैक्टिकली आप लोग सारे ही मेरे ख्याल में कैफ 2 के भी स्टूडेंट्स हैं। कैफ 2 में हमने अभी इनकम टैक्स का कोर्स, इनकम टैक्स के एरिया स्टार्ट किया है। इनकम टैक्स के एरिया में क्या है कि भाई जो भी पूरे साल आपकी इनकम बन रही होगी, इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की तरफ अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना है।
इनकम के ऊपर टैक्स पे कैसे करोगे जब तक कि तुम्हें अपने पूरे साल की इनकम ही ना पता, और वो इनकम पता कैसे चलेगी जब तक कि तुम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करो। तो डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एक कंपनी है, एक एओपी है, एक इंडिविजुअल है, उसे साल के आखिर में कम से कम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी होगी। हो सकता है कि वो जिस बिजनेस में डील कर रहा है उसके ऊपर उसकी कोई ना कोई सेल्स टैक्स लॉ की इंप्लीकेशन आ रही हो। पाकिस्तान में अराउंड टैक्सेस की कोई मैंने बताया कि 46-47 डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, तो डिफरेंट टैक्सेस किसी ना किसी बेंचमार्क के ऊपर ही अप्लाई हो रहे होंगे ना, तो वो बेंचमार्क आएंगे कहां से? सिर्फ वो बेंचमार्क सारे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आ रहे हो। इसी तरह पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लॉज है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनीज एक्ट 2017, जो कि टैक्सेस की बात नहीं करता, लेकिन आपके मुल्क में कॉर्पोरेट लॉ है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हर साल के आखिर में कंपनी ने अपने अकाउंट बनाना है। तो इसलिए हम ये सारी अकाउंटिंग, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं, एक तो परमानेंट रिकॉर्ड्स, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, उसके रिजल्ट को एनालाइज करके डिफरेंट डिसीजंस लेना, और इंडियन के जिस जुरिडिक्शन में, जिस कंट्री में, जिस लॉ के तहत आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उन वहां की लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। क्या ये बातें समझ आती हैं? बिल्कुल सिंपल सी जनरल जनरल डिस्कशन हो रही। इसके बाद जब हम अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, हम कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करते हैं, और इन अजम्पशंस की बेसिस पे अब हमारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की बुनियाद क्रिएट होने वाली है। बस इस तरह से थ्योरी डिस्कस करूँ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बात किया था कि ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ही सीखा जा सकता है, ना कि थ्योरी रीड करके या समझा कर। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे पास अकाउंटिंग को कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है जिसको हम इस सब्जेक्ट में फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी असम्पशन। नंबर 1, अकाउंटिंग एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी असम्पशन। सर क्या मतलब इस असम्पशन का? इस असम्पशन का मतलब यह है कि जिस बिजनेस की भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस बिजनेस की भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उस बिजनेस को आप एक सेपरेट पर्सन या एक सेपरेट यूनिट तस्वर कर लेंगे। जिस बिजनेस की भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करते हैं, उस बिजनेस को हम एक सेपरेट पर्सन या सेपरेट यूनिट कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मुर्तजा कायद है, फॉर एग्जांपल कि आपके सामने मुर्तजा कायद है। अब मुर्तजा कायद तो एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन मैं आईक्यू का ओनर हूं, मैं आईक्यू का पार्टनर हूं। इसी तरह एक मैं फर्म का भी पार्टनर हूं मैविन माइंड्स के नाम से। अब जब मैं अकाउंटिंग करने लगूंगा आईक्यू की, या जब मैं अकाउंटिंग करने लगूंगा मैविन माइंड्स की, तो मुझे इसे सेपरेट पर्सन मानना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम मुर्तजा कायद, अपार्ट फ्रॉम मैविन माइंड्स। इसे एक सेपरेट पर्सन मानना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम मुर्तजा कायद, अपार्ट फ्रॉम आईक्यू। यानी कि जब आईक्यू की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग की जा रही होगी, तो इसका कंसर्न नहीं है कि मुर्तजा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है। मुर्तजा अपनी पर्सनल लाइफ में एसेट्स खरीदे, लायबिलिटीज सर पे ले, इनकम कमाए, एक्सपेंस कमाए, धोखे करे, लोगों को गिफ्ट दे, इन सारे मुर्तजा कायद के पर्सनल मामला का आईक्यू से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, आईक्यू में अगर एक सुई भी खरीदी जाएगी या आईक्यू की बिल्डिंग को भी बेचा जा रहा होगा, तो आईक्यू की सारी ट्रांजैक्शंस आईक्यू के नाम पे रिकॉर्ड की जा रही होगी। यानी कि हम असम्पशन क्या लेते हैं कि हमारा बिजनेस एक सेपरेट यूनिट बन गया। इसी तरह मेरी फर्म है, अब फर्म के जितने मामला है उसका मेरे पर्सनल मामला से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे पर्सनल जितने मामला है उनके फर्म के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं पर्सनली अपने घर पे क्या खर्चा करता हूँ, अपने कितने एसेट्स अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ, कितना डिफरेंट तरह की अय्याशियों में पैसा बर्बाद करता हूँ, ये सारे मेरे पर्सनल मैटर्स हैं। लेकिन जब मैं फर्म की या मैविन माइंड की आईक्यू की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो बिजनेस ओनर से, भाई फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे फादर एक कन्फेक्शनरी शॉप रन करते हैं, उन्होंने कोई कंपनी नहीं बनाई हुई, उन्होंने कोई एओपी नहीं बनाई हुई, उनका जितना भी बिजनेस उनके अपने नाम पर ही, वो सोल प्रोप्राइटर है उस बिजनेस का और एक दुकान रन कर रहे हैं। अब 10 तरह के खर्चे वो अपनी दुकान पे करते हैं, 10 तरह के खर्चे वो घर पे करते हैं। लेकिन जब हम उस दुकान की अकाउंटिंग की बात करेंगे ना, तो हम मिस्टर काइट जौहर के पर्सनल एक्सपेंसेस को नहीं देख रहे, हम उस दुकान को एक सेपरेट पर्सन, एक सेपरेट यूनिट मान रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस दुकान के रिकॉर्ड्स या दुकान के मामला को देख रहे होंगे। फिर उस दुकान का ओनर, जो कि एक्चुअल में अलग नहीं है, एक्चुअल में तो एक ही बंदा है मिस्टर काइट जौहर जो कि दुकान रन कर रहा है, लेकिन जब आप दुकान की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ओनर को सेपरेट पर्सन मान लेते हो,
और उसके बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन मान रहे हो, तो सेपरेट अज्यूम पर्सन की कोई ना कोई अकाउंटिंग की जा रही होती है। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर दूसरी इंपॉर्टेंट असम्पशन है मनी मेजरमेंट असम्पशन। मनी मेजरमेंट असम्पशन अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइंड हो, या किसी ना किसी वे में आपको इसको इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आईक्यू के लिए 10 एसी परचेज करता हूं 10 लाख रुपए के, तो मैंने 10 लाख, सॉरी, अगर मैंने आईक्यू के लिए मैंने 10 एसी परचेज करे 10 लाख रुपए के, तो मैं आईक्यू की अकाउंटिंग में 10 लाख रुपए की एसी रिकॉर्ड करता हूं, ना कि 10 एसी को रिकॉर्ड करता हूं। अकाउंटिंग में डर्जन्स, नंबर ऑफ पर्सन, एज, ये सारी मेजरमेंट नहीं होती। अकाउंटिंग में जितनी भी मेजरमेंट हो रही है वो किसी ना किसी मॉनेटरी टर्म में, किसी ना किसी करेंसी में हो रही है। हम पाकिस्तान में तो हम सारी ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं? रुपीस में। कितने दर्जन कुर्सियां हैं, कितने दर्जन कालीन है, कितने दर्जन पंखे हैं, कौन सी क्वालिटी के पंखे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे आईक्यू में 10 एडमिन के स्टाफ है, क्या 10 के 10 स्टाफ एक जैसे होंगे? नहीं, वो कुछ स्टाफ बहुत अच्छा है जो कि आईक्यू की प्रोग्रेस में शायद इंडियन मुझे हेल्प कर रहे होंगे, कुछ स्टाफ बहुत ही मार्ट है जो कि आईक्यू को नुकसान भी पहुंचा रहे होंगे। अब एक बंदे की परफॉर्मेंस या क्वालिटी का अच्छा होना, या एक बंदे की परफॉर्मेंस या क्वालिटी का खराब होना, ये मेरे बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आईक्यू का ओनर हूं, मुझ में अच्छी क्वालिटीज हैं तो हो सकता है कि आईक्यू सस्टेन करें, मुझ में अगर बुरी क्वालिटीज है तो हो सकता है कि आईक्यू अगले ही में शट डाउन हो जाए। यानी मेरे पर्सनल ट्रेड्स इस बिजनेस की सक्सेस या डाउनफॉल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो अकाउंट्स में कहीं नहीं रिकॉर्ड हो रहा हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे पॉजिटिव्स या मेरे नेगेटिव्स को मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स में हम सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, वही ट्रांजेक्शन, वही चीजों का अकाउंट किया जाएगा जिसके बैक पे कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसके बैक पे कोई ना कोई मॉनेटरी अजम्पशंस ली जा रही हो। सर मॉनेटरी का मतलब क्या हो? जिसे इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं पाकिस्तान में तो इन टर्म्स ऑफ रूपी डिफाइन कर सकता हूं। अगर तुम मेरे बारे में कहोगे सर मुर्तजा बहुत ही बुरे इंसान है, तो ये अजीब सी बात होगी कि सर मुर्तजा की बुराई 2 लाख रुपए। यानी मेरी बुराई या मेरी अच्छाई या मेरे गुड लुक्स या मेरी बैड लुक्स को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं तोला जा सकता। हाँ, लेकिन सर मुर्तजा कायद ने जो शर्ट पहनी है, लेट्स से वो 1000 रुपए की, तो इस शर्ट की एक मॉनेटरी वैल्यू है। इस शर्ट को किसी न किसी वे में रिकॉर्ड, तो जो भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं उसके बैक पे कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है। क्लियर? सर तीसरी इंपॉर्टेंट असम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन, ठीक है? अब कोई भी काम करो, उन काम को करते वक्त उसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको एक ब्रेक या एक इंटरवल की जरूरत है, और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ती है कि आपने पहले क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें सीए की जर्नी में आए हो, तुम्हें पता है कि आने वाले 5, 6, 7, कुछ लोगों का 10, 12, 15 साल में सीए कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हमने आज अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करी और सीए के एंड तक अकाउंटिंग पढ़ते जाएंगे, उसका रजिस्टर मेंटेन करते जाएंगे, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब जाके अकाउंटिंग का पेपर देंगे। नहीं, इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को एक प्रॉपर मॉड्यूलर या सब्जेक्ट फॉर्म में ब्रेक कर गया है, FR1 अलग, FR2 अलग, FFR अलग, ताकि हर इंटरलेवल के बाद आपकी चीजों को क्लोज किया जा सके, आपकी चीजों को समराइज किया जा सके, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके। भाई फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट किया या आपने मैट्रिकुलेशन की, तो ऐसा नहीं था कि 1 से लेकर 10 तक आप कंटिन्यूअसली 10 साल तक पढ़ते जा रहे थे और फिर 10वीं क्लास के बाद आपने एक साथ सारे के सारे पेपर दे दिए। नहीं, हर साल का एक इंटरवल लिया गया कि 1 क्लास कंप्लीट हुई तो 1 क्लास के एग्जाम हुई, ये देखने के लिए कि पिछले साल आखिर आपने कितना पढ़ा है, कितना उखाड़ा है क्लास में। इसी तरह फॉर एग्जांपल कि आज मैं 30 इयर्स का हूं, मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैंने लेट्स से आईक्यू स्टार्ट करा और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था कि मुझे जो है ना लेट्स से 55 साल की उम्र में रिटायर होना है। यानी मैंने इस नियत से आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आईक्यू ओपन किया है कि 30 साल में आईक्यू स्टार्ट करा है और 55 साल की उम्र तक यानी कि 25 साल तक स्कूल चलाऊंगा, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ हनीमून या क्या बोलेंगे उसको, निकल जाऊंगा यात्रा पे।
तो क्या मैं ऐसा करूं कि इस 25 साल का मैंने सोचा है तो 25 साल तक बस बिजनेस करता रहूं करता रहूं करता रहूं करता रहूं, रिकॉर्ड करता रहूं और 25 साल के बाद देखूं कि मैंने आखिर 25 सालों में क्या उखाड़ा? या ज्यादा बेहतर क्या होगा कि मैं एक इंटरवल डिसाइड करूं ना। जनरली वो इंटरवल क्या होता है? एक साल। वो जरूरी नहीं कि एक साल हो, जनरली वो एक साल होता है। हो सकता है एक बंदा अपनी परफॉर्मेंस हर महीने मेजर करे, हर हफ्ते मेजर करे, हर 6 महीने बाद मेजर करे, हर 3 महीने, हर क्वार्टर के बाद मेजर करे। लेकिन जनरली अकाउंटिंग में आपको एक पीरियड एजम्पशन लेनी पड़ती है और जनरली वो कहते हैं पीरियड ऑफ 1 ईयर। कि आप हर साल के आखिर में, हर साल के आखिर में अपने बिजनेस की पोजीशन देखते हो कि ये जो पिछला साल गुजरा है उस साल में इस बिजनेस ने कितना ग्रो किया है, कितना बर्बाद हुआ है, कितना कमाया है, कितना गवाया है, ताकि उस एक साल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम आगे वाले आने वाली ईयर्स के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करें। और चौथी लास्ट असम्पशन है गोइंग कंसर्न असम्पशन। और चौथी लास्ट असम्पशन है गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या है, किसी को पता है? सर चौथी इंपॉर्टेंट असम्पशन है, दैट इज गोइंग कंसर्न असम्पशन। जब भी हम एक बिजनेस करते हैं तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले वक्तों में ग्रो करेगा। ग्रो नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट सस्टेन करेगा। कभी भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस कंटिन्यू ये सोच के नहीं करता कि बस कल दुकान बंद हो रही है, परसों दुकान बंद हो रही है। हम जब भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम अलोकेट करते हैं, तो हमारे जहन में हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग होगी, कोई ना कोई इवन अगर लेट से कि आज मैं इस लेवल पर आकर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरे जहन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स थे ना कि यार बहुत फाइनल की अकाउंटिंग पढ़ा ली, अब वक्त आ गया कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाए। क्यों? ताकि यार मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं FR1 पढ़ा रहा हूं तो उनको मेरी बात तो समझ आ रही हो, मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं FR2 पढ़ा रहा हूं तो उनको मेरी बात तो समझ आ रही हो, और इन द एंड इस इदारे की भी सिचुएशन इंप्रूव हो रही हो। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ना कि आज मैं इस बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि हम जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम अजम्पशन या हम पॉजिटिव माइंडसेट ये रख रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूअली चलता रहेगा। इस अजम्पशन को कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि हम इसकी ऑनगोइंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखेंगे, ये कंटिन्यू रहेगी, ये बिजनेस चलता रहेगा, एटलीस्ट वैसे तो ग्रो ही करेगा। हम जब भी अगर लेट से क्या कहते हैं एक बंदा चाय की होटल भी लगाता है तो वो भी सब नहीं जो कहता कि यार आज चाय के होटल से स्टार्ट किया लेकिन इसको अल्टीमेटली एक 5 स्टार होटल बना। अरे बंदा इसी तरह से सोच रहा था, इवन बिजनेसमैन भी इसी तरह सोच रहा है। तो इस तरह के assumption को कहते हैं हम गोइंग कंसर्न assumptions। क्या ये बात समझ आती है? तो वैसे बहरहाल मैं क्विक रिकैप करता हूँ। सर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी से को भी सब्जेक्ट को कवर करवाया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए उसकी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आपको ड्राइविंग सीट पर बैठा दीजिए। गार्डनिंग सीखने के लिए आपसे गार्डनिंग करवाई जाए, ना कि इसकी किताब पढ़ाई जाए। इसी तरीके इस सब्जेक्ट की जो बेहतरीन ग्रिप आएगी ना वो उसी वक्त आएगी जब हम इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ही लेकर चल रहे होंगे। अभी अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट, तुम्हारी पूरी सीए जर्नी है, तुम्हारी पूरा प्रोफेशनल करियर अकाउंटिंग से रिलेटेड सिर्फ एक चीज के आसपास घूमेगा, दैट इज मनी। जिस ट्रांजेक्शन में, जिस इवेंट्स में पैसा मनी रिलेटेड बातें होंगी उसकी अकाउंटिंग हो रही होगी। अगर कहीं पे मनी नहीं है तो वहां पे अकाउंटिंग तुम्हारी खत्म है, वहां पे अकाउंटिंग तुम्हारी दफन हो। बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, हजारों अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ाए जाएंगे। मैं अपने फाइनल के स्टूडेंट्स को डराता इस तरह से हूं हमेशा कि अगर मैं FR1 के अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लिखना शुरू कर दूं ना तो ये बनते हैं मुश्किल से 150-200। अगर मैं FR2 के सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लिखना शुरू कर दूं ना तो ये बनते हैं मुश्किल से 200-250। लेकिन अगर CA फाइनल के मैं सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लिखना शुरू कर दूं ना तो ये बनते हैं कोई 2-2.5 हजार। इतने डिफरेंट रूल्स को तुम्हें समझना है, मेमोराइज करना तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। इतने डिफरेंट रूल्स को तुम्हें समझना है तो जाके तुम्हारी सीए की जर्नी के अंदर जो 3 अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है FR1, FR2, FFR, तुम इसके आखिर तक पहुंच सको। लेकिन इन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सारे अकाउंटिंग रूल्स के बैक पे ऑब्जेक्टिव क्या है? सर सिंपल यही दो, 10,000 चीजें होंगी लेकिन ड्राइव इन्हीं 2 चीजों से होगी कि अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, वो ट्रांजेक्शन जो कि मॉनिटरी में डिफाइंड हो, और उन ट्रांजेक्शन से जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एनालाइज करना, ताकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, कोर ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड आता है। आपको अपनी मेमोरी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं, आपकी मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी।
और जब रिकॉर्ड प्रॉपर होगा उससे जो रिजल्ट आ रहा होगा उसके रिजल्ट को ही यूज करेंगे, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर सकेंगे, अपने बिजनेस डिसीजंस को भी ले रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। हम सब ने अकाउंटिंग इक्वेशन किसी ना किसी फॉर्म में रट्टा लगाई हुई है। हम सब ने अकाउंटिंग इक्वेशन किसी ना किसी फॉर्म में रट्टा लगाई हुई है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन कोई रट्टा है ही नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई रट्टा है ही नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल तला, फॉर एग्जाम्पल के तला की पॉकेट में, या फॉर एग्जाम्पल तला ने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे टैक्स की बुक परचेज करनी है। तला ने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे टैक्स की बुक परचेज करनी है। तो इसने अपने फादर से किया कि सुबह घर आते हुए 500 रुपए लिए, ये कहकर के अबू आज टैक्स की बुक परचेज करनी है तो आप मुझे काइंडली 500 रुपए पे कर दो। तो अगर आज मैं अभी तला की पकड़ के तलाशी लूं तो तला की जेब में कैश कितना निकलना चाहिए? 50 की 500 ना, रोजा किया है ना इसने, तो बाकी 450 कहाँ गए? तला की जेब में कितने निकलेंगे? 50 रुपए। और तला वो पैसे अपने घर से लेकर आया है। तला वो पैसे अपने घर से लेकर आया है। घर से जो हम पैसा लेकर आते हैं ना उसे अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं कैपिटल। यानी तला को उसके फादर ने 50 रुपए 500 रुपए दिए, तो अगर आज तला को भी पकड़ के इसकी तलाशी ली जाए तो उसके ऊपर 500 रुपए निकल आएंगे। तो एक तरफ तला की जेब में 500 रुपए, और ये 500 रुपए आए कहां से थे? सर ये तला अपने घर से लेकर आया था, जो कि इसका कैपिटल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर मैं तला को पकड़ के उसकी तलाशी लेता हूं, तला मुझे कहता है सर मैं घर से अपने वाले से 500 रुपए लेकर आया हूं, और हम तला की तलाशी लें और इसकी जेब में 500 नहीं 600 रुपए निकला, कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। तला से इसकी रीजनिंग पूछूंगा तो पॉसिबल रीजनिंग क्या हो सकती है? सर वो मैं बुक परचेज करने जा रहा था तो वो 500 रुपए की नहीं थी, वो 600 रुपए की थी, तो मैंने 100 रुपए अपने दोस्त से बोरो कर ली। मैं जब बुक परचेज करने के लिए गया रेहान भाई के पास, तो रेहान भाई ने कहा कि भाई टैक्स की बुक 500 रुपए की नहीं बल्कि 600 रुपए की है। अब मैं घर से तो 500 रुपए लेकर आया था, तो मैंने 100 रुपए अपने दोस्त से उधार ले ली। यानी कि तला की पॉकेट में जो अभी 600 रुपए रखे हुए उसके बैग पे 600 रुपए आए कहां से? सर 500 रुपए वो घर से लेकर आया जिसे हम कैपिटल कहते हैं, 100 रुपए उसने अपने दोस्त से बोरो किए जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं। और अकाउंट्स में हमेशा हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल है ना वो एसेट्स के बराबर हो। इसके पीछे कोई रूल नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज जो कुछ तुम्हारे पास है, आज जो कुछ तुम्हारे पास है या तो वो तुम्हारा अपना है या किसी से बोरो किया हुआ। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर मैं उसकी तलाशी लूं और उसके पास इतनी तरह के एसेट्स आए तो इतनी तरह के एसेट्स में से कुछ एसेट्स उसके अपने होंगे, कुछ एसेट्स उसने बोरो किए होंगे। तो सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। जो कुछ मेरी पॉकेट में है वो या तो मैं अपने घर से लाया हूं या मैंने किसी ना किसी से उधार लिया है। भाई फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैंने सोचा कि हम एक तंदूर की दुकान खोलूं। मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हुए थे, मैंने सोचा कि 10 लाख रुपए से मैं अपना तंदूर की दुकान का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं अपने बिजनेस में कैश लेकर आया 10 लाख, और ये 10 लाख रुपए मैं अपने घर से लेकर आया, तो मेरा कैपिटल रेस हुआ 10 लाख। ऐसा ही है, मेरा कैपिटल रेस हुआ 10 लाख रुपए। लेकिन जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा, थोड़ी बहुत रिसर्च की, थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स वगैरह पता चली, तो पता चला कि यार इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तंदूर की दुकान खोलने के लिए कम से कम मेरे पास 15 लाख रुपए होने चाहिए। अब मेरे पास तो 10 लाख रुपए थे, मैंने 10 लाख रुपए अपने घर से लाकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। मेरी बिजनेस में 10 लाख रुपए का कैश आ गया, और 5 लाख रुपए मैंने तला से बोरो कर ली। 5 लाख रुपए मैंने तला से बोरो कर लिए, मेरे बिजनेस का कैश 15 लाख हो गया। इस 15 लाख की बैग पे 10 लाख रुपए का मेरा कैश और 5 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटीज थी। सिंपल सी बात है। यानी सिंपल से सिर्फ बताया है कि वो पैसा जो तुम घर से ला रहे हो, वो पैसा जो तुमने किसी से उधार लिया, ये इन सब का टोटली तुम्हारे बिजनेस के सारे एसेट्स हैं। ये इक्वेशन नेचुरली हमेशा ट्राई करनी चाहिए। अगर ट्राई नहीं करी तो आपने कोई ह्यूमन एरर किया, और उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट या कोई रूल नहीं है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आज आपकी तलाशी ली जाए, आज अगर आपके एसेट्स के आपके असासे इवेल्युएट किए जाए, तो या तो आपने अपना एक एसेट या अपना एक असासा होगा या किसी ना किसी से वो बोरो किया होगा। क्या ये समझ आता है? मैं एक बहुत आसान सा अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल देखते हैं।
एक बहुत आसान सा अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल देखते हैं, सिर्फ अपने आप को वार्म अप करने के लिए आप लोगों के साथ एक हैंडआउट शेयर किया गया है। आई होप कि जितने ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी वो हैंडआउट होगा। गाइस, आपको जूम पे हैंडआउट शेयर करना आता है तो जूम की चैट बॉक्स में शेयर कर दो, ताकि अगर कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है उसके पास हैंडआउट नहीं है तो उसको मिल जाए। इस हैंडआउट के क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। इस हैंडआउट के क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मुझे नहीं पता, मैं आज तुम्हें अकाउंटिंग इस तरह से पढ़ाने लगा हूं, मैं आज तुम्हें अकाउंटिंग इस तरह से पढ़ाने लगा हूं कि आज तुम पहली दफा अकाउंटिंग की क्लास में आकर पढ़े हो, बैठे हो। ये जितनी बातें की हैं, ये जितनी बातें की है, बिल्कुल जीरो से बातें की। अभी तो मैंने कोई डेबिट क्रेडिट नाम का मुश्किल रॉकेट साइंस लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करा। अभी तो मैंने बैलेंस शीट नाम की कोई तोप आपको दिखाई नहीं है, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, कोई जनरल वाउचर नहीं, कोई जनरल एंट्री नहीं है। अभी बिल्कुल एक लेमैन टर्म्स में सारी चीज आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा ही है। तो मुझे नहीं पता अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज को कहता है, मैं सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन को देख रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक सिंपल नेचुरल लॉ के तहत मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि भाई जो कुछ आपके पास है या तो घर से लाए हो या किसी ने किसी से उधार लिया है, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एक सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी, मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 7-8 बातें लिखी, जरा रीड करो जब तक मैं अपने पास बोर्ड थोड़ा रब कर लूं। देखिए सर, आपने हमारे सामने एक नॉर्मल सी बात लिखी, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। अब बहुत सारे लोग इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, और इक्वेशन को आगे पीछे करते हैं, लेकिन इन दी एंड यही बनेगा कि एसेट प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। मैं कोई अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब तुम आने वाले वक्तों में मेरे साथ एसेट लायबिलिटी की पढ़ोगे या सन्नासी के साथ कवर करोगे तो वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में कि एसेट लायबिलिटी और इक्विटी कहते किसको, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल कहते किसको। कैपिटल के बारे में, कैपिटल के बारे में आपने बताया कि भाई जो पैसा आप अपने घर से लेकर आए हो वो आपका कैपिटल है। जो पैसा आप अपने घर से लेकर आए हो बिजनेस में वो आपका कैपिटल है। सर, अगर मेरे पास घर पे 10 लाख रुपए रखे हुए तिजोरी में और मैं उस पैसों से एक दुकान खोलता हूं और दुकान में वो 10 लाख रुपए ले जाता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? पहले भी वो 10 लाख मेरे थे, अब भी 10 लाख मेरे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? जबरदस्त बात कर दी इन्होंने कि वो पहला आपका पैसा था, अब आप वो पैसा बिजनेस में लेकर आ गए हो। और हमारी अकाउंटिंग की पहली असम्पशन ही क्या थी? अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस एंटिटी असम्पशन, कि बिजनेस एंटिटी ओनर से अलग बनना है। तो जब तक वो पैसा आपके घर पे था वो आपकी पर्सनल वेल्थ थी, अकाउंटिंग उसकी नहीं की जा रही। लेकिन जिस दिन वो पैसा आप बिजनेस में लेकर आ गए, मुझे पता है कि दुकान के गले में जितने पैसे रखे वो भी मेरे ही हैं, लेकिन अगर वो पैसा बिजनेस में आ गया तो अब इसकी अकाउंटिंग होगी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को हम एक सेपरेट यूनिट, सेपरेट पर्सन मान रहे हैं। क्या ये समझ आता है? मैं तो कैपिटल तो वो पैसा है जो कि आप घर से लेकर आ रहे हो, जो कि आपका अपना पैसा है। एसेट, अब एसेट बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, थिंग्स। नंबर 1, थिंग्स। कोई भी चीज चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो इंटेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो। कोई भी चीज चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो इंटेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो। सर, मूवेबल मतलब इस कमरे में जितनी भी मूवेबल चीजें रखी हुई हैं, चेयर हो गया, कारपेट हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कैमरा हो गया, ये सारी टेंजिबल थिंग्स, ये सारी मूवेबल थिंग्स एसेट्स हैं। ये जो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये इमूवेबल है, थिंग है, एसेट है। इसी तरह टेंजिबल, इंटेंजिबल, फॉर एग्जाम्पल कि यहां जितनी भी चीजें तुम्हें नजर आ रही है ये टेंजिबल है, थिंग है, एसेट है। लेकिन ये जो लेक्चर यहां रिकॉर्ड हो रहा है
वो एक इंटेंजिबल है। यहाँ जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इस मेमोरी कार्ड में या इस जूम की क्लाउड पे, वो एक इंटेंजिबल है, लेकिन है तो हमारा ही एसेट ना, है तो हमारी एक चीज। तो जितनी भी थिंग है, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, तो थिंग इज एन एसेट। थिंग इज एन एसेट। सर और क्या आ सकता है यहाँ पे, और क्या चीज आ रही होगी यहाँ पे? अब देखें फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये लैपटॉप है, इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। मेरे पास ये लैपटॉप है, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए। मैं ये 2 लाख रुपए का लैपटॉप तला को दे देता हूँ और तला से 2 लाख रुपए ले लेता हूँ। तो मैंने लैपटॉप इज अ थिंग जो तला को दिया, तला ने मुझे 2 लाख रुपए कैश जो कि एक थिंग है मुझे दिया। तो दोनों चीजें एसेट एसेट ही थी। या लेट से कि तला के पास एक बाइक है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, मेरे पास एक लैपटॉप है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, और हम दोनों ने बाइक और लैपटॉप को एक्सचेंज कर लिया। तो मेरे पास से एक थिंग लैपटॉप, एक एसेट उठकर तला के पास जा रहा है, तला के पास से एक थिंग, एक बाइक उठकर मेरे पास आ रही है। तो हम दोनों ने बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एसेट की ट्रांजेक्शन की। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं ये लैपटॉप अपने दोस्त को सेल करने लगूं और मेरा दोस्त मुझसे कहे कि पैसे ले लेना, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद ले लेना। पैसे ले लेना, अभी नहीं, 1 महीने बाद ले लेना। देखिए लैपटॉप जब तक मेरे पास रखा हुआ है ना, ये लैपटॉप मेरे पास रखा होना एक इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे सामने मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ थिंग। मैंने ये लैपटॉप 1 महीने की क्रेडिट पे, 1 महीने की उधारी पे अपने दोस्त को सेल कर दिया। अब मेरे पास ये लैपटॉप नहीं है, मेरे पास से एसेट गया, लेकिन मेरे पास बदले में एक प्रॉमिस आ गया। मेरे पास बदले में एक प्रॉमिस आ गया जिसको अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं रिसीवेबल। जिसको अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं रिसीवेबल। क्या? कि मुझे अपने एक दोस्त से 1 महीने बाद 2 लाख रुपए लेने। तो अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे सामने है थिंग की फॉर्म में, तो ये एसेट है। और अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलना है तो वो भी मेरा एसेट है। अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट किसी टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल की फॉर्म में मेरी नजरों के सामने है, तो ये थिंग है, ये एसेट है। और अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे फ्यूचर में रिकवर करना है, मुझे फ्यूचर में रिसीव करना है, तो ये भी मेरा ही एसेट है। यही समझ आता है? मैं और तीसरी चीज अकाउंट्स में, सॉरी एसेट्स में कहलाई जाती है प्रीपेड या प्रीपेमेंट्स। देखो जब तुम IAS 1 में जाकर एसेट की डेफिनेशन लिखो पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी। वहां तो कोई मुश्किल से डेफिनेशन लिखोगे कि एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी आउट ऑफ व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एसोसिएटेड टू बी फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी। मैं इतनी मुश्किल अकाउंटिंग डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लेमैन, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि तुम्हें समझ है। अज्यूमिंग कि तुम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, अज्यूमिंग कि तुम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, अज्यूमिंग कि तुम लोग कॉमर्स के मार्टेड स्टूडेंट्स हो, कि भाई एसेट में क्या क्या चीज आएंगी? या तो ये कोई चीज होगी, या ये कोई प्रॉमिस होगा जिसके अगेंस्ट तुम्हें फ्यूचर में फायदा होगा, या फिर ये कोई प्रीपेमेंट या प्रीपेड होगा। अब ये प्रीपेमेंट या प्रीपेड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रॉपर्टी का रेंट 1 साल एडवांस में दे देता हूं। ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, लेकिन मैंने इस प्रॉपर्टी का रेंट 1 साल एडवांस में दे दिया। तो अगले 1 साल तक मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सकता हूं इसको यूज करके। अगले 1 साल तक मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट यूज कर सकता हूं इसको एंजॉय करके। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड, दिस इज कॉल्ड प्रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल फाइज IQ का एम्प्लॉय है, मैं फाइज को अगले 6 महीने की सैलरी एडवांस में दे देता हूं। तो अगले 6 महीने तक मैं फाइज को अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूं IQ के कामों के लिए। तो ये मेरा एसेट बन गया, ये मेरे लिए प्रीपेड बन गया, ये मेरे लिए प्रीपेमेंट हो गई। तो वो चीज जो आपको नजर आ रही है टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आ रहा है, दैट थिंग इज एसेट। वो चीज जो आपको टेंजिबल, इंटेंजिबल की फॉर्म में नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, दैट इज रिसीवेबल, दैट इज एसेट। और वो चीज जो आपने एडवांस में प्रीपे कर दी, प्रीपेमेंट कर दी, जिसके नतीजे में आने वाले वक्त में आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रीपेमेंट और प्रीपेड। ये भी आपका एसेट है। क्या ही समझ आता है? मैं इसी तरह लायबिलिटी की अगर बात करूं तो लायबिलिटी भी 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहले तो आसान सी बात, लोन। मैं तला से लोन लूं, मैं बैंक से लोन लूं, मैं अपनी फादर से लोन लूं, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी वेंचर को करने के लिए, तो ये जो पैसा जो मैंने अपने फादर से लिया, रवि से लिया, तला से लिया, इनको कभी ना कभी वापस करना है।
इनको कभी ना कभी वापस करना है, तो जो पैसा मुझे वापस करना है दिस इज कॉल्ड लोन, दिस इज लायबिलिटी। सर मैं तला से बाइक परचेज करूं, मैं तला से बाइक परचेज करूं, मैं तला से लोन नहीं ले रहा, मैं तला से लोन नहीं ले, मैं तला से बाइक परचेज कर रहा हूं और तला से कह रहा हूं तला पैसे 1 महीने बाद लेना। तला कहता है ठीक है सर आप मेरे टीचर हो, आप भागकर कहां जाओगे, वरना तो मैं आपकी व्हाट्सएप पे मापेन कर दूंगा, तो आप ले जाए मुझसे बाइक और भले 2 लाख रुपए 1 महीने के बाद दे दीजिएगा। तो ये जो मैंने तला को प्रॉमिस किया, ये जो मैंने तला को प्रॉमिस किया कि तला को मैं 2 महीने बाद 1 महीने बाद 2 लाख रुपए पे कर दूंगा, दिस इज सिंपली पेबल, यानी प्रॉमिस टू पे एंड दिस इज प्रॉमिस टू रिसीव। ये पेबल में मेरी लायबिलिटी। अगर मैं किसी से मॉनिटरी फॉर्म में लोन ले रहा हूं, मुझे वापस करना है, ये लोन है, ये लायबिलिटी। किसी से मैं कोई गुड्स या सर्विसेज ले रहा हूं, वो फ्री में तो नहीं देगा, या तो अभी पैसे मांगेगा या बाद में पैसे मांगेगा। अगर बाद में पैसे मांगेगा तो ये मेरा प्रॉमिस टू पे, ये मेरा पेबल है, ये मेरी लायबिलिटी। और तीसरी चीज होती है एक्रूअल्स या एक्रूड एक्सपेंस कह लें। जिस तरीके से आपने प्रीपेड और प्रीपेमेंट में क्या किया था कि एक बंदे को एडवांस में पेमेंट कर दी, उससे सर्विसेज, उससे बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को अगले 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया, तो 1 साल का किराया मैंने एडवांस में दे दिया, मेरा प्रीपेमेंट, ये मेरा प्रीपेड बन गया, जिसके अगेंस्ट मैं अगले 1 साल तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता हूं। मैंने फाइज को 6 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो 6 महीने के फाइज को सैलरी प्रीपेड दे दी, अगले 6 महीने तक फाइज को यूज करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं फाइज को 6 महीने यूज करता रहूं और कोई पैसे ही ना दूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं साल तक ये प्रॉपर्टी यूज करता रहूं लेकिन कोई रेंट पे ही ना करूं। तो वो बेनिफिट जो मैंने कंज्यूम कर लिया, वो बेनिफिट जो मैंने एंजॉय कर लिया, लेकिन उसकी पेमेंट अभी करना बाकी है, दिस इज एक्रूअल्स या एक्रूड एक्सपेंसेस, ये हमारी लायबिलिटी। तो सर पेपर बता दीजिएगा। देखो मैं किसी से मॉनेटरी लोन लेता हूं, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लेता हूं, मैं तला से लोन लेता हूं, मैं रवि से लोन लेता हूं, मैं अपने फादर से लोन लेता हूं। तो ये लोन मैंने आज लिया तो मुझे कभी ना कभी वापस करना है, ये लोन है। मैं मार्केट से जाके गुड्स बाय करता हूं, मैं मार्केट से जाके सर्विसेज एक्वायर करता हूं, तो मुझे आम हालात में तो पेमेंट इमीडिएटली कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गुड्स बाय करे, सर्विसेज एक्वायर करी, लेकिन पेमेंट करने का वादा कर दिया, कोई फ्री में तो नहीं देगा ना। तो मैंने गुड्स बाय करे, पेमेंट एक्वायर करी और सर्विसेज एक्वायर करी, पेमेंट करने का वादा कर दिया, तो ये जो पेमेंट करने का वादा किया है दिस इज पेबल एंड पेबल इज आल्सो लायबिलिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आपने सर्विसेज या बेनिफिट कंज्यूम कर लिया लेकिन पैसे अभी दिए नहीं है, पैसे आपने देने हैं, तो ये चीजें अकाउंटिंग की दुनिया में कहलाई जाती है एक्रूड एक्सपेंसेस, और ये भी हमारी सिंपली लायबिलिटीज हैं। डिवाइड उस टाइम पे उसका पे करना रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम किया जा रहा होगा तब उसको डिवाइड किया जा रहा होगा। लेकिन अभी इतनी मुश्किल बातें नहीं पड़ रहा। बढ़ो आगे। सर एक आसान सा सवाल आप लोग ने रीड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपके हैंडआउट का, वो हम देखने लगे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म में। मैंने कोई डेबिट क्रेडिट की बात नहीं की, मुझे पता ही नहीं अभी तक डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कोई जनरल एंट्री नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, कोई टी अकाउंट नहीं, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है कि जो कुछ आज मेरे पास है या तो मेरा अपना है या किसी से बोरो किया हुआ है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, सोनिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ 25,000। तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम अपने पास अपने घर से 25,000 रुपए लेकर आए, हम अपने पास अपने घर से 25,000 रुपए लेकर आए, तो वो 25,000 रुपए मेरे पास कैश की फॉर्म में एक एसेट आया, वो 25,000 रुपए मेरे पास कैश की फॉर्म में एक एसेट आया, और 25,000 रुपए मैं कहां से लेकर आया हूँ, घर से लेकर आया हूँ, तो मेरे पास 25,000 रुपए की फॉर्म में एक कैपिटल आया, सॉरी एक कैपिटल। और नेचुरली जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके सामने बनाई है ना
कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये हमेशा रिकंसाइल करेगी। अगर रिकंसाइल नहीं करी तो आपने कोई एरर किया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमेशा हमेशा रिकंसाइल कर रही है। मैं 25,000 रुपए घर से लेकर आया तो 25 रुपए की थिंग एक टेंजिबल नोट मेरे सामने आए, एसेट बन गया। और ये पैसे कहां से लेकर आया? घर से लेकर आया, तो मैंने दूसरी तरफ से कैपिटल में लिख दिया। फिर कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000। हमने 25,000 रुपए में से 15,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। हमने क्या करा? डिपॉजिटेड कैश। सर हमारे पास इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना कैश डिपॉजिट किया? 15,000। तो 15,000 से कैश कम हो जाएगा और एसेट में ही एक बैंक के नाम से एसेट क्रिएट हो जाएगा। मैंने अपने पास से 25,000 रुपए में बिजनेस में कैश लेकर आया था, उसमें से 15,000 निकाल के बैंक में डाल दिया। तो कोई कैपिटल में फर्क नहीं पड़ा, घर से कोई मजीद पैसे लेकर नहीं आया, घर कोई पैसे लेकर नहीं गया, बस जो पहले 25,000 रुपए कैश के फॉर्म में थे उसी में से 15,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो 15,000 से कैश कम हो जाएगा, 15,000 से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमारी इस पॉइंट पे न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी कि 25,000 का कैपिटल इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, 10,000 का कैश और बैंक में 15,000। सिंपल सी बात है, टाइप भी करें 25 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 25। फिर कहता है परचेज गुड्स वर्थ 44,000 एंड पेड बाय चेक। 4,000 रुपए की हमने गुड्स परचेज करे और पेमेंट कैसे की? चेक के थ्रू की। इसको एक देखते हैं, परचेज्ड गुड्स। सर मैंने गुड्स परचेज करे, क्या घर से कोई नए पैसे लेकर आया? क्या घर कोई पैसे लेकर गया हूं? नहीं, तो मेरे कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। सर ये गुड्स मैंने कैसे परचेज करे? नहीं, तो मेरे कैश में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ये गुड्स मैंने कैसे परचेज करे? बाय वे ऑफ चेक, तो मेरे बैंक में 4,000 रुपए कम हो जाएंगे और मेरे पास गुड्स आ जाएंगी। गुड्स इज अ थिंग, तो मेरे पास एक और एसेट आ गया, दैट इज गुड्स। कितने की? 4,000। कितने की? 4,000। सर हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी? सर हमारी नई इक्वेशन बनेगी कि हमारे पास 25,000 का कैपिटल है, हमारे पास 10,000 रुपए का कैश है, हमारे पास 11,000 रुपए का बैंक बैलेंस है और हमारे पास 4,000 की गुड्स है। सिंपल है। इसके बाद कहता है परचेज इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 25,500। हमने 25 रुपए के गुड्स इक्विपमेंट परचेज की। सर अगेन इस परचेज ऑफ इक्विपमेंट से मेरे अपनी वेल्थ में, मेरे अपने कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं। सर इसने पॉइंट नंबर 3 में लिखा था कि जो हमने गुड्स परचेज करे वो चेक से परचेज करे, पॉइंट नंबर 4 में कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमने कैसे परचेज किया होगा। तो हमने 2,500 रुपए के इक्विपमेंट परचेज करे। जब 2,500 रुपए के इक्विपमेंट परचेज करे, मैंने अगेन एक इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल शुरू में ही बताई थी कि बिजनेस एक 2 वे ट्रांजेक्शन है, लेन देन का नाम है। यहां कभी भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन नहीं हो रही होगी कि एक पार्टी कुछ दे रही हो बदले में कुछ ना मिल रहा। बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज अ 2 वे ट्रांजेक्शन, इज ऑलवेज अ लेन देन, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो अगर कुछ मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास से कुछ जा रहा होगा, अगर मेरे पास से कुछ जा रहा है तो मेरे पास बदले में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। सर मैंने 25 रुपए की इक्विपमेंट परचेज करी, तो मेरे पास से 25 रुपए जा रहे हैं, मेरे पास से 25 रुपए जा रहे हैं। सर मेरे बैंक में और मेरे गुड्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे पास एक इक्विपमेंट आ रहा है, कितने का? 25 रुपए। मेरे पास एक इक्विपमेंट आ रहा है, कितने का? 25 रुपए का। सर मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर मेरा कैपिटल 25,000 ही रहेगा, मेरे पास कैश 7,500, मेरे पास बैंक 11,000, मेरे पास गुड्स 4,000 और मेरे पास इक्विपमेंट 25। सर देखो ये टाई भी कर रहा है या नहीं? सर ये नेचुरली टाई करेगा, करना चाहिए, अगर नहीं करा तो मैंने कोई एरर किया, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है या तो मैं घर से लेकर आया हूं या मैंने किसी से बोरो किया होगा। राइट। पॉइंट नंबर 5,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200, कॉस्ट 1000। सोल्ड गुड फॉर कैश 1200, कॉस्ट 1000। आपने 1000 रुपए के गुड्स 1200 रुपए कैश में बेच दी। आपने 1000 रुपए के गुड्स 1200 रुपए कैश में बेच दी। अब यहां देखें गौर से, सर हमने 1000 रुपए की गुड्स बेची है, तो 1000 रुपए की गुड्स मेरे पास से कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे कैश कितना मिला है? 1200। मैंने 1000 रुपए की गुड्स को 1200 रुपए में बेचा। मैंने 1000 रुपए की गुड्स को 1200 रुपए में बेचा, तो 1000 रुपए से कैश कम हुआ, सॉरी 1000 रुपए से गुड्स कम हुई, लेकिन कैश कितना आया? 1200। अब इस साइड को अगर मैं देखूं तो एक मिसमैच आ रहा है कि एक एसेट 1000 से कम हो रहा है लेकिन दूसरा एसेट 1200 बढ़ रहा है। 200 रुपए की मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, 200 रुपए की मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, जो कि अल्टीमेटली मेरे बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाएगा। क्योंकि मेरे पहले बिजनेस की वैल्यू या औकात कितनी थी? 25,000। लेकिन जब उस बिजनेस ने 200 रुपए कमाए तो इस बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 25,200। तो ये 200 रुपए आपके पास कैपिटल में ऐड हो गए। ये 200 रुपए आपके पास कैपिटल में। सर हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी? सर हमारी नई इक्वेशन बनेगी 25,200 का कैपिटल, कैश कितना हो गया? 8,700। 8,700 का कैश, 11,000 का बैंक बैलेंस, गुड्स रह गए 3,000 और 2,500 की इक्विपमेंट्स। फिर सॉरी गुड्स और इक्विपमेंट्स, अगेन ये थोड़ी सी एडवांस टाइम है, लेकिन अब चूंकि तुमने पूछ लिया है, गुड्स जनरली हम उन चीजों को कहते हैं जो हम बाय करते हैं बेचने के लिए, और इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी का हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम बाय करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन एक अगला कॉन्सेप्ट है, अभी तुम समझ लो गुड्स इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट एक एसेट है, मतलब एक अदर देन इन्वेंट्री को एसेट रखा हुआ है। हाँ सब कुछ हमारा एसेट है, इसीलिए तो मैं इसको एसेट साइड पे लिख रहा हूँ। कैश हो गया, बैंक हो गया, गुड्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सब कुछ एसेट ही हमारा। फिर कहता है सोनिया विड्रॉन 3,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। दुकान से 3,000 रुपए घर लेके चली गई। दुकान से 3,000 रुपए घर लेके चली गई, तो हमारे पास से 3,000 रुपए कैश कम होंगे। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? ड्रॉइंग्स। 3,000 रुपए से कैश कम होगा, और ये पैसा जो बिजनेस में लेकर आई थी उससे 3,000 रुपए घर लेके जा रही है, तो उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसी में से कमी आएगी। ऐसा ही है ना? तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 22,000 200, 5,700, 11,000, 3,000। फिर कहता है पेड सैलरीज 2,500, ऑफिस रेंट 1,200, और नेक्स्ट को भी एक साथ ही मर्ज कर देता हूं, एंड टेलीफोन बिल। क्या चले पॉइंट नंबर 7, पेड सैलरीज 2,500 एंड ऑफिस रेंट 1,200। हमने 2,500 की सैलरी पे की, 1,200 रुपए का रेंट पे किया। 2,500 की सैलरी पे की, 1,200 रुपए का रेंट पे किया, तो दोनों कैश में पे किया होगा। तो 2,500 1,200 कितना बनता है? 3,700। तो 3,700 से मेरे पास कैश कम हुआ। सही, बैंक अकाउंट से भी तो जा सकता है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन अगर आप अगला पॉइंट देखो ना, तो इसमें लिखा है पेड टेलीफोन बिल ऑफ 2,000 बाय चेक। तो मैं समझ रहा हूँ जिसमें चेक बताया वो बैंक से पे किया, जिसमें नहीं बताया वो कैसे पे किया। सही है। तो हमने सैलरी 2,500 और रेंट पे किया 1,200 का, तो मेरे पास इतना कैश कम हुआ। अब देखिए अगर आप इस साइड पे देखें ना, तो एक मिसमैच हो रहा है। 3,700 माइनस तो हो रहे, लेकिन प्लस करने के लिए कुछ है नहीं। अभी 3,700 रुपए की जो मैंने सैलरी पे करी, 3,700 रुपए का जो मैंने रेंट पे करा, ये मेरा एक तरह से बर्डन है। मैंने एक तरीके से खर्चा कर दिया ना बिजनेस के ऊपर। तो जब बिजनेस के ऊपर खर्चा कर दिया तो बिजनेस की औकात या बिजनेस की वैल्यू कम होगी। ये हमारे कैपिटल से। सर हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी? ये क्या लिखा हमने? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हमारी नई इक्वेशन बन गई कितना?
18,500, 2,000, 11,000, 3,000 और 25। जरा देख लो ये टाई कर भी रहा है या नहीं, जरा देखिए टाई कर रहा है क्या? उस साइड भी 18,500 ही बन रहा है। सर बन रहा है। सेकंड लास्ट, पे टेलीफोन बिल ऑफ 2,000 बाय चेक। सर 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का टेलीफोन बिल पे किया बाय वे ऑफ चेक, तो अब बैंक से 2,000 रुपए कम होंगे, अब बैंक से 2,000 रुपए कम होंगे। अब अगेन अगर इज इक्वल टू के सेट देखो तो कुछ और बढ़ाने के लिए है नहीं, यानी कि जो बिल पे करा है वो मेरे लिए एक बिजनेस का बर्डन है, वो मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंस है जो कि मेरे बिजनेस की वेल्थ को, वैल्यू को कम करेगा। तो मैं सिर्फ अपने पास कैपिटल कम कर देता हूं, मैं सिर्फ अपने पास कैपिटल कम कर देता हूं। लिख दिया मैंने पेड बिल। सर हमारे पास नई इक्वेशन क्या जाएगी, क्या जाएगा 16,500 ये कैश 2,000, 9,000, 3,000 और 2,500। सर लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज गुड्स वर्थ 3,000 ऑन क्रेडिट। 3,000 रुपए के गुड्स, 3,000 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे, 3,000 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे। तो कैश में कोई फर्क नहीं आ रहा, बैंक में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन गुड्स 3,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, इक्विपमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। सर सॉरी सर, ये जो 3,000 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे, क्या ये पैसे मैं घर से लेकर आया हूं? नहीं। तो किस तरह परचेज कर लिए? सर उधारी पे परचेज करे, उधारी पे परचेज करे तो मेरे पास अब एक लायबिलिटी या पेबल जनरेट होगा, क्योंकि मुझे पैसे देने होंगे ना कभी। कितने का? सर 3,000 रुपए का। कितने का सर? 3,000 रुपए का। तो ये मेरे पास आ गई परचेजेस ऑन क्रेडिट। तो मेरे पास फाइनली जो इन दी एंड न्यू इक्वेशन बनेगी कितना सर? 16,500 का शेयर कैपिटल, 3,000 रुपए की लायबिलिटी या पेबल इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 2,000 रुपए का कैश, 9,000 रुपए का बैंक बैलेंस, 6,000 रुपए की गुड्स और 2,500 रुपए की इक्विपमेंट्स। क्या ये समझ आता है? मैं कॉपी करने से, अगर कॉपी करने की जरूरत है तो जल्दी से। सर ये बोर्ड में रब नहीं कर रहा, क्लास के बाद रब नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर चलते हैं चीजों को। अब कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते जब तक कि आपको काउंटिंग ना आती हो। इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते जब तक कि आपको इंग्लिश की एबीसी ना पता। तो हर सब्जेक्ट की कोई बिल्कुल ही बेसिक फाउंडिंग पिलर्स होते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समझने के लिए काउंटिंग आना जरूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज आने के लिए एबीसी आना जरूरी है। इसी तरीके से अकाउंटिंग के जितने स्टैंडर्ड, जितनी चीजें, सब कुछ आप कवर करोगे ना आने वाले वक्तों में, उन सब चीजों के जो फाउंडिंग पिलर्स है ना, वो है हमारे पास जनरल एंट्री, वो हमारे पास जनरल एंट्री। यानी ये बेसिकली अकाउंटिंग की एबीसी है, ये बेसिकली अकाउंटिंग की बेस है, जिसकी बेसिस पे सारे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इमारत तैयार होने वाली है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में कि इज इक्वल्स टू की एक तरफ इक्विटी और लायबिलिटी आता है और दूसरी तरफ का एसेट आता है। एसेट बढ़ता है तो आप प्लस कर देते हो, एसेट कम होता है तो आप माइनस कर देते हो। कैपिटल बढ़ता है तो प्लस कर देते हो, कैपिटल कम होता है तो माइनस कर देते हो। लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस कर देते हो, लायबिलिटी कम होती है तो माइनस कर देते हो। ये जो तुमने सिंपल यहाँ इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारी बातें पढ़ी कि चीजों को बढ़ाते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, ये मैंने वो चीजें उस जबान में तुम्हें सिखाने की कोशिश की है जो जबान तुम पिछले 10-12 सालों में 1 से लेकर सेकेंड ईयर तक सीख कर आए। 1 से लेकर अपने ए लेवल्स की सीरीज, हम 1 से लेकर ए लेवल्स तक या सेकेंड ईयर तक
बेसिक अर्थमेटिक प्लस माइनस तो सीखते आए, वो जबान तुम जानते थे, तो इस वजह से ये शायद अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे समझाने में आसान हुई, क्योंकि मैंने चीजों को प्लस माइनस से तो किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की दुनिया में, तो अकाउंट्स की दुनिया में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा होता। अकाउंट्स की दुनिया में कोई भी चीज ऐड और लेस नहीं हो रही होती, बल्कि अकाउंटिंग की दुनिया में चीजें होती हैं डेबिट या क्रेडिट। अभी डेबिट या क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी बड़ी बात करते हैं। हमने पहले एक अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई, उस लैंग्वेज में तुम्हें बिजनेस को समझाने की कोशिश की, जो लैंग्वेज तुम बचपन से पढ़ते आए हो, चीजों को ऐड करना, चीजों को लेस करना, तो शायद तुम्हें ये समझ आया है। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में किसी कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो तुम्हारे पास 4 चीजें थी ना, अगर तुम आईक्यू का हिसाब किताब लगाओ तो यहाँ शायद कोई 1000 चीजें होंगी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का हिसाब किताब लगाओ तो वहां 10,000 चीजें होंगी। तो इक्वेशन की फॉर्म में ह्यूमन रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं। और ये प्लस माइनस इसलिए समझाया गया क्योंकि वो लैंग्वेज थी जो तुम्हें समझ आती है, जो तुम बचपन से पढ़कर आए। लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड्स की, तो यहाँ कोई चीज प्लस माइनस नहीं होती, यहाँ कोई चीज एड और लेस नहीं होती, बल्कि यहाँ पे चीज या तो डेबिट हो रही होती है या क्रेडिट हो रही होती है। अब डिफरेंट लोग इस डेबिट क्रेडिट के रूल को डिफरेंट तरह से पढ़ा रहे होते हैं। कुछ निमोनिक्स बना देते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट बता देते हैं, या कुछ डिफरेंट तरह का रूल बता देते हैं। मैं इसको यूं लेके चलता हूं कि जब मैंने स्टार्ट करा आज की क्लास का सेशन, तो मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक बिजनेस की जाती है, अकाउंटिंग एक बिजनेस की जाती है, और बिजनेस किसको कहते हैं, लेन देन को। बिजनेस किसको कहते हैं, लेन देन को। इवन मैंने ये कहा कि आप लोग शायद अभी मेडिकल से उठकर पहली बार अकाउंटिंग की क्लास में आए, आप लोग शायद इंजीनियरिंग से उठकर अभी पहली बार अकाउंटिंग की क्लास में आए हो। अकाउंटिंग पढ़ना तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अप्लाई बचपन से कर रहे थे। एक बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको बिल्कुल समझ ही नहीं है, उसको भी पता है कि यार जब मैं दुकान वाले को पैसे देता हूं तो वो मुझे टॉफी दे रहा हो, यानी कि लेन देन वो भी कर रहा है, बस उसे पता नहीं है कि इसी लेन देन को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो अकाउंटिंग में है। तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज अ टू वे ट्रांजैक्शन। आप कुछ दे रहे हो तो बदले में कुछ ले रहे हो, आप कुछ ले रहे हो तो बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हो। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस लेन देन को अलग कर देता हूं, मैं इस लेन देन को अलग कर देता हूं। जो चीज आप ले रहे हो इसको हम गेट कह सकते हैं, जो चीज आप दे रहे हो उसे हम गिफ्ट कह सकते हैं। तो जो चीज आप ले रहे हो उसको हम यहां डेबिट करेंगे, जो चीज आप दे रहे हो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो चीज हम अकाउंटिंग की दुनिया में हासिल कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो डेबिट हो रहा होता है। जो चीज हमारे पास से जा रही होती है, जो हम गिव अवे कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए क्रेडिट होता है। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता। यहाँ कुछ हासिल किया जा रहा है, कुछ गेट किया जा रहा है, तो वो डेबिट हो रहा होगा। कुछ हमारे पास से जा रहा होगा, कुछ हम दे रहे होंगे, तो वो हमारे पास से गिव हो रहा होगा। अब क्या चीजें गेट या गिव हो सकती है, क्या चीज ले या दी जा सकती है, क्या चीज डेबिट या क्रेडिट हो सकती है? सर सबसे पहले थिंग्स, सबसे पहले थिंग्स ली जा सकती है, थिंग्स दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मार्केट जाके ये लैपटॉप परचेज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं मार्केट जाके ये लैपटॉप परचेज करता हूँ, और इस लैपटॉप की वैल्यू लेट से 2 लाख रुपए। तो मेरे पास क्या आया, मैंने क्या गेट किया, लैपटॉप। तो सर आपका लैपटॉप डेबिट हो रहा होगा। और मैंने कैश में परचेज किया, तो मेरे पास से क्या चीज जा रही होगी, सर मेरे पास से कैश जा रहा होगा, लेट से 2 लाख रुपए। मैंने मार्केट जाके 2 लाख रुपए का लैपटॉप परचेज किया, तो मैंने क्या गेट किया, लैपटॉप थिंग। और जो चीज हम गेट करते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, तो मैंने लैपटॉप को डेबिट कर दिया। मेरे पास से क्या चीज जा रही है, सर आपके पास से कैश जा रहा है, और कैश भी एक थिंग है, और जो चीज जा रही है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मैंने कैश क्रेडिट कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं तला से उसकी मोटर बाइक परचेज करता हूँ 1,25,000 रुपए की कैश पे, तो मेरे पास क्या चीज आ रही है, मैं क्या चीज ले रहा हूँ, क्या चीज गेट कर रहा हूँ, आई थिंक दैट इज बाइक। तो मेरे पास डेबिट हो जाएगा बाइक, लेट से 1.5 लाख रुपए की। और बदले में मैं तला को क्या दे रहा हूँ, सर मैं तला को कैश दे रहा हूँ, तो मैं क्या चीज गिव अवे कर रहा हूँ, कैश। ये जो ले और दे के लफ्ज पे आप लोगों की शैतानी स्माइल आ रही है ना, ये रोजे में बड़ी खतरनाक है।
सर ये गिव एंड गेट, डेबिट या क्रेडिट, लेना या देना किसी न किसी चीज का हो सकता है। और क्या चीज डेबिट क्रेडिट गिव गेट ले या दी जा सकती है? ये कोई सर्विस हो सकती है, ये कोई सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि बल्कि मैं नहीं, आप मसाज पार्लर जाकर मसाज सर्विसेज करवाते हो, तो आपने क्या चीज ली? मसाज सर्विसेज। तो जो चीज ली वो डेबिट हो जाएगी। आपने क्या चीज दी? कैश दिया होगा, आपके पास से जो जा रहा है कैश, लेट से 3000। सर आप वापसी में घर जा रहे थे, आपकी बाइक पंचर हो गई, आप पंचर वाले के पास रुके, आपने पंचर बनवाया, तो आपने पंचर वाले से पंचर बनवाने की सर्विसेज ली। पंचर सर्विस डेबिट, लेट से 200 रुपए। और आप पंचर वाले को आपने दिया, क्या दिया होगा? कैश ही दिया होगा, और तो कुछ लेकर नहीं, वो 200 रुपए से कैश लेते। आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, ब्यूटी पार्लर जाकर चेंज होने की सर्विसेज लेते हो, मतलब तैयार होने की सर्विसेज लेते हो, तो क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, लेट से 8000 रुपए, और पार्लर वाली खाला को 8000 रुपए कैश दिया। तो हो सकता है कि हमारे पास ये जो गिव एंड गेट, डेबिट या क्रेडिट, लिया या दिया जा रहा है, वो कोई थिंग हो। इट कैन बी सर्विसेज ऑल्सो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी ट्रांजेक्शन मैंने एग्जांपल वो बनाई है जिसमें मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ? कैश। मेरे पास क्या गेट हो रहा है? कैश। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? टीचिंग सर्विसेज। तो मेरे पास से क्या जा रहा है? तो ये जो पैसे या ये जो चीजें या थिंग या सर्विस ली गई तो डेबिट होंगी, जाएंगी तो क्रेडिट हो रही हो। क्या समझ आता है? और क्या चीज डेबिट क्रेडिट गिव गेट ले या दे सकते हैं? इट कैन बी प्रॉमिस एज वेल, इट कैन बी प्रॉमिस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तला से बाइक खरीदी, 2 लाख रुपए की, लेकिन मैं तला को कहा कि तला पैसे आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। तो मेरे पास क्या आया? मैंने क्या गेट किया? बाइक। मैंने क्या गेट किया? बाइक। तो जो चीज आ रही है, जो चीज गेट कर रहा हूं, वो डेबिट होगा। बदले में तला को मैं क्या दे रहा हूं? प्रॉमिस। बदले में मैं तला को क्या दे रहा हूं? आप प्रॉमिस टू पे 2 लाख आफ्टर 1 मंथ। इस प्रॉमिस को अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं पेमेंट। तो मैं बदले में तला को 2 लाख रुपए का प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 2 लाख रुपए आपको तला पे कर रहा हूंगा। अब जब भी मैं अपने पास एक प्रॉमिस क्रिएट करूंगा ना, तो वो प्रॉमिस कभी ना कभी आगे जाके पूरा भी करना है। जब भी मैं अपने पास एक प्रॉमिस क्रिएट करूंगा, तो वो प्रॉमिस आगे जाके मुझे कभी ना कभी पूरा भी करना है। अब जब ये प्रॉमिस में पूरा करूंगा, तो मेरे पास से कैश जाएगा, और जो मैंने वादा किया था, तो क्रेडिट कर दिया था। अब वो वादा खत्म हो गया, मैंने जब 2 लाख रुपए इसको दे दिए, तो मेरा वादा क्लोज। तो अब वो प्रॉमिस खत्म करने के लिए पेबल। अच्छा, तला के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो तला ने मुझे बाइक सेल करी, तो तला ने क्या चीज गिव अवे करी? बाइक। तो तला अपने पास बाइक क्रेडिट कर रहा होगा, क्योंकि तला के पास से बाइक जा रहा है। लेकिन तला को बदले में क्या मिल रहा है? कैश नहीं, मुर्तुजा का प्रॉमिस। तो तला ने क्या गेट करा? सर तला ने एक प्रॉमिस गेट करा, जिसको अकाउंटिंग की दुनिया में कहा जाता है रिसीवर। 1 महीने बाद मैंने तला को पैसे दे दिए, तो तला ने क्या चीज हासिल करी? कैश। तो जो तला ने हासिल करा वो कैश, और तला ने क्या चीज गिव अवे करी? क्या आप उसका और उसके पास जो मुर्तुजा का प्रॉमिस था वो खत्म हो गया, क्रेडिट रिसीवर। तो ये जो डेबिट क्रेडिट की दुनिया है, ये जो बिजनेस में लेन या देन की ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में जो एक हाथ ले रहे हो, दूसरे हाथ कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ ना कुछ गेट करने के कुछ ना कुछ गिव हो रहा है, वो चीज या तो थिंग हो सकती है, वो चीज या तो सर्विस हो सकती है, वो चीज या तो प्रॉमिस हो सकती है।
अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल तला जो अभी वापस घर जा रहा है और रास्ते में इसको एक 20,000 रुपए का मोबाइल दिख जाता है, तला क्या करेगा? उठा लेगा। ऑब्वियस सी बात है कि तला उठाएगा। तला क्या कोई भी होगा मोबाइल उठा लेगा? इवन हमारे सामने भी गिरा हो कि किसी का गिरा तो भी शायद हमको उठाए हो, नहीं? सर तला, लेट्स हम इसको सिंपल रखते हैं कि तला घर जा रहे तो तला को रास्ते में मोबाइल मिल गया। अब ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई, अभी ऐसी ट्रांजेक्शन ले गई जिसमें तला ने क्या हासिल किया? मोबाइल। तो डेबिट हो गया मोबाइल। अज्यूम कर लेता हूँ 20,000 रुपए का। तला ने क्या हासिल किया? मोबाइल। किस वजह से? तला की गुड लक की वजह से। तला की गुड लक की वजह से कि उसके पास एक गुड लक था जिसके नतीजे में उसको वापसी में 20,000 रुपए का मोबाइल रास्ते से मिल गया। तो अब तला को मोबाइल तो मिला लेकिन बदले में उसकी गुड लक क्रेडिट हो गई। या ईमान तो ऐसा तो नहीं हो, अच्छा ऐसा भी नहीं हो सकता, चलो इसको जाने दें कि भाई तला ने रास्ते में मोबाइल देखा, 20,000 रुपए का मोबाइल है। तला ने कहा था सर, तला अभी भी क्लास लेके गया था ताजा ताजा गरम गरम, तो उसको ख्याल आया कि सर ने कहा था कि हर चीज लेने के अगेंस्ट कोई चीज देनी है, तो एक काम करता हूँ कि 20,000 रुपए कैश रोड पे छोड़ देता हूँ। नहीं ये नहीं करेगा तला। तला कहेगा यार 20,000 रुपए का कैश तो नहीं, काम करता हूँ कि वहां कोई सर्विस छोड़ देता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। या तला वहां पे कोई प्रॉमिस करके आता है कि भाई मैंने मोबाइल उठाया है, 20,000 रुपए यहाँ के कलेक्ट कर लो। ना तला वहां पैसे छोड़ कर आएगा, ना तला वहां कोई सर्विस परफॉर्म करके आ सकता है, ना तला वहां पे कोई ना कोई प्रॉमिस करके आएगा। ये उसको एक ऐसी ट्रांजेक्शन में एक चीज मिल गई है जिसके अगेंस्ट उसने अपेरेंटली कुछ दिया नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा समझें तो ये ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ होगा? अगेंस्ट द गुड लक या बेमानी ऑफ तला। तो तला के पास से गुड लक कम हुई ना, तला के पास से गुड लक गई, तो बदले में तला को मोबाइल मिला है ना। इस गुड लक को मैं कह सकता हूं, इस गुड लक को मैं कह सकता हूं इनकम। इस गुड लक को मैं कह सकता हूं इनकम। अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तला घर जा रहा था, तला का मोबाइल गिर गया। तला घर जा रहा था, तला का इनकेस के मोबाइल गिर जाता है तो तला के पास से क्या गया? मोबाइल। तला के पास से क्या गया? मोबाइल। लेकिन ये किसके नतीजे में? तला के पास से मोबाइल गया तो क्या तला को 20,000 रुपए का कैश मिला? नहीं। क्या 20,000 रुपए की सर्विसेज मिली? नहीं। क्या 20,000 रुपए का कोई प्रॉमिस मिला? नहीं। ये क्यों हुआ तला के साथ? उसके बैड लक के नतीजे में। उसके बैड लक के नतीजे में। तो अगर आप गिव करते वक्त गुड लक है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? मैं तुम्हें बिल्कुल आसान आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन शॉर्ट जो फिर आप डेबिट कर रहे हो ना वो आपका लॉस। अगर आप कुछ फायदा कर रहे हो, कुछ कमा रहे हो अगेंस्ट योर गुड लक, तो वो चीज क्रेडिट हो गई। कोई चीज गवा रहे हो, कोई चीज नुकसान कर रहे हो अगेंस्ट योर बैड लक, तो वो चीज डेबिट हो रही होगी। समझ आता है? मैं कभी कर नहीं सकता।